स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। अपनों उत्तराखंड की शुरुआत करेंगे और आपको अहम खबर पहले बता देते हैं। विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर अब सस्पेंस आखिरकार खत्म हो गया है। सत्र 14 जून से राजधानी देहरादून में ही होगा और पहले ये सत्र गैरसैंण में रखे जाने की बात कही जा रही थी। गैरसैंण में 7 जून से करने का फैसला लिया गया था। इस बदलाव का प्रमुख कारण बीच सत्र में राज्यसभा चुनाव, चारधाम यात्रा का दबाव और सभी जिलों में चल रही पुलिस भर्ती को माना जा रहा है। इसीलिए अब ये सत्र, इसकी तारीख और इसका स्थान यानी इसकी जो जगह है वो बदल दी गई है। अब देहरादून में विधानसभा सत्र होगा। 7 जून से ये विधानसभा सत्र चलेगा। बड़ी जानकारी, 14 जून से देहरादून में विधानसभा सत्र का आगाज किया जा रहा है। पहले 7 जून कहा गया था कि गैरसैंण में इस सत्र की शुरुआत होगी, लेकिन राज्यसभा चुनाव बीच में है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि चारधाम यात्रा जिसकी शुरुआत हो गई है, ये भी एक कारण है जिसकी वजह से सत्र को लेकर जगह और तारीख बदल दी गई है। इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए मेरे सहयोगी रोहित विक्रम इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, एक बड़ा बदलाव किया गया है और इस बदलाव की मांग पहले भी उठाई गई थी कि गैरसैंण में न होकर देहरादून में सत्र का शुभारंभ किया जाए। कब से इस सत्र की शुरुआत होगी और क्या कुछ खास तैयारी सत्र को चलाने के लिए, इसकी कार्रवाई को लेकर की गई है? बिल्कुल नीतू, साफ तौर पर चूंकि गैरसैंण में पहले प्रस्तावित था ये सत्र और गैरसैंण में सत्र कराने की बात चल रही थी, लेकिन चूंकि चारधाम यात्रा प्रदेश में चल रही है और ऐसे में जो पुलिस प्रशासन है और तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी तैनाती जो है पर्वतीय क्षेत्रों में की गई है। अब चूंकि सरकार के लिए समस्या एक ये भी थी कि बीते रोज जो राज्यसभा का नामांकन किया है कल्पना सैनी ने, इसके तहत भी इस सत्र में विलंब किया गया है। पहले ये सत्र 7 तारीख को प्रस्तावित था, लेकिन अब ये सत्र जो है 14 जून को उत्तराखंड विधानसभा देहरादून में होगा। और इस तरह से सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जो ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है वहाँ पर विधानसभा में सत्र आहूत नहीं होगा और देहरादून में इसका आयोजन किया जाएगा। और इस बाबत जो तमाम जो चिट्ठी पत्री है ये उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय को भेज दी गई है और इसको लेकर स्पष्टीकरण भी यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष ने दे दिया है कि ये सत्र जो है 14 तारीख को आहूत होगा। बिल्कुल, ऐसे में रोहित, क्योंकि आप ज़मीनी स्तर पर सारी चीज़ें देख रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो कि सत्र में यानी कि सदन की कार्रवाई के वक्त उठाए जा सकते हैं? इस बार क्या खास मुद्दे हो सकते हैं? देखिए, ये सत्र जो है एक बजट को लेकर तमाम जो बातें हैं, चूँकि इससे पहले भी हमने देखा है जो वित्त मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल, उनकी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 3 बार संयुक्त बैठक हो चुकी है और वर्चुअल माध्यम से जनता से उन्होंने सुझाव लिए हैं और जनता को सरकार ने एक ईमेल भी दिया है और एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया है और हज़ारों की संख्या में जनता के सुझाव आ रहे हैं। और वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि चूँकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार एक मिथक को तोड़कर दोबारा सत्ता पर काबिज हुई है, तो इस बार जो सत्र होना चाहिए और उसमें जनता के मुद्दों को समाहित किया जाना चाहिए। इसीलिए जनता से अब पूछा जा रहा है। 3 बार की वर्चुअल बैठकें भी हो चुकी हैं। जनता से वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जुड़े भी थे और जनता से लगातार फीडबैक मिल रहा है और उसी के आधार पर बजट में किन किन मसलों को रखना है ये निर्धारित किया जाएगा। ठीक है रोहित, बने रहिए, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास, आगे की खबरों पर भी आपसे जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। गैरसैंण में बजट सत्र कैंसिल कर धामी सरकार विपक्ष के निशाने पर आ चुकी है। कांग्रेस समेत अब आम आदमी पार्टी ने भी सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिया है। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि सरकार अनाप शनाप घोषणाएं करती है, सरकार को गैरसैंण में हुए खर्च का हिसाब देना चाहिए। इसके अलावा पार्टी ने यह भी कहा कि इसके लिए सरकार को प्रदेश की जनता को जवाब देना होगा। उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए कि जिस गैरसैंण को भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया था, उसमें विधानसभा का ग्रीष्मकालीन सत्र आयोजित करने की घोषणा करने के बाद सरकार ने उस सत्र को गैरसैंण में न करने की घोषणा कर दी। इस बात से एक बात तो साफ होती है कि सरकार में जो लोग बैठे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के और पूरी नौकरशाही, वो चीज़ों को समय पर समझकर करने के बजाय
अनाप शनाप घोषणाएं करने के बाद उनको रद्द कर रही है। एक तरफ गैरसैंण में सत्र करने का घोषणा के बाद वहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए टेंडर करके जो धनराशि का दुरुपयोग हुआ उसका जवाब कौन देगा। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी बात, जो महत्वपूर्ण बात है कि गैरसैंण का डंका बजाने के बाद, ग्रीष्मकालीन राजधानी की घोषणा के बाद भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार अपना ग्रीष्मकालीन विधानसभा सत्र गैरसैंण में नहीं कर पाती। इससे बड़ा दुर्भाग्य उत्तराखंड का क्या होगा। लोग जिन्होंने भाजपा को सत्ता में बिठाने के लिए वोट दिया वो अपना सिर पीट। तो आम आदमी पार्टी ने इस बदलाव को लेकर कई तरह के सवाल उठाए हैं और सरकार पे सीधे सीधे निशाना साध दिया है। उधर उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए हैं। कर्मचारियों को अब 3% की वृद्धि के बाद 34% डीए मिलेगा। तो एक बड़ा तोहफा मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है और राज्य सरकार ने अब महंगाई भत्ता जो है उसे बढ़ा दिया है, यानी कि जिसे डीए कहते हैं उसे बढ़ाकर 2 लाख से ज़्यादा जो लाभ लेने वाले सैलरी हैं उनको ये एक बड़ा तोहफा दिया है। रोहित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, डीए बढ़ा दिया गया है सरकार की तरफ से, कितना बड़ा तोहफा समझे कर्मचारियों के लिए? ये देखिए नीतू, जो राज्य कर्मचारी हैं वो पिछले लंबे समय से अपने डीए को बढ़ाए जाने की मांग को लेकर लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे। सचिवालय के भीतर भी हमने देखा कि जो सचिवालय कर्मचारी हैं वो भी लगातार सरकार से गुहार कर रहे थे, क्योंकि उनका ये कहना था कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। ऐसे में परिवार का भरण पोषण करना बहुत मुश्किल हो जा रहा है और बहुत सारे ऐसे कर्मचारी हैं जिनको दशकों हो गए हैं नौकरी करते हुए। तो ऐसे में पूरे राज्य से इस प्रकार की मांगें उठ रही थी, जिसको गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया है और इसी के तहत जो राज्य कर्मचारी है उनके डीए को बढ़ाने का फैसला ले लिया गया और जिसके शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में रोहित, कहा जा रहा है कि चंपावत उपचुनाव से पहले एक बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। इस फैसले को कैसे देखें उपचुनाव से पहले? जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री साफ तौर पर कहते हैं कि कामों का सरलीकरण होना चाहिए, समाधान होना चाहिए, निस्तारण होना चाहिए और संतुष्टि, इन 4 मूल मंत्रों के तहत काम करना है। और चूंकि राज्य कर्मचारी भी उत्तराखंड के वोटर्स हैं तो ऐसे में जाहिर तौर पर सरकार की ओर से राज्य कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास किया गया है और राज्य कर्मचारी बहुत लंबे समय से इस मांग को उठाते रहे हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग मंचों से इस बात को स्वीकारते रहे हैं कि राज्य कर्मचारी उत्तराखंड के लिए काम करते हैं, अलग अलग विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लिहाजा सरकार के स्तर पर बहुत पहले से ही इस पर चिंतन मंथन चल रहा था और अंततः जो है सरकार ने इस पर फैसला ले लिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रोहित, सभी खबरों की जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे, हरिद्वार से खबर मिल रही है कि हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर पसरी गंदगी को देखकर खानपुर विधायक उमेश शर्मा ने बड़ी नाराजगी जाहिर की है। ये सब देखकर विधायक इतने दुखी हुए कि झाड़ू लगाकर ब्रह्मकुंड पर सफाई करने लगे। वो गुपचुप तरीके से हर की पैड़ी पर पहुंचे, जहां विधायक कचरे जो वहां देख रहे थे उन कचरे की सफाई करते हुए उनको देखा गया। मौके पर मौजूद श्रद्धालुओं से उन्होंने मां गंगा को स्वच्छ बनाने में सहयोग की अपील की है। पीएम नरेंद्र मोदी के 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों, विधायकों और प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित लोगों ने शिरकत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल से वर्चुअल माध्यम से लोगों से बातचीत कर योजनाओं की जानकारी दी। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से सरकारों को नई ऊर्जा मिलती है। आगे बढ़ेंगे, विधानसभा में मीडिया से बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री ने कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिला अधिकारी को आदेश दिया गया है कि अदालत में अटके इस मामले को जल्द सुलझाया जाए ताकि जल्द से जल्द देहरादून में कोस्ट गार्ड भर्ती केंद्र खुल सके और स्थानीय लोगों को रोजगार मिल सके।
कोस्ट गार्ड सेंटर के बारे में मैंने दोबारा फाइल खुलवाई है और यहाँ जिलाधिकारी से मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो न्यायालय में मामला चल रहा है उसको सेटल करवाइए। पक्षों के बीच में बात भी हो सकती है, देर नहीं करनी चाहिए। और मुझे ज्ञात हुआ है कि काफ़ी आगे तक हम बढ़े हैं। जिस दिन यहाँ पर मामला सुलझ जाएगा न्यायालय से, उसके अतिशीघ्र उसके बाद हम यहाँ पर उसकी शुरुआत करने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ के बेरोजगारी के युग में जो बेरोजगारी चल रही है, तो बेरोजगारी में यहाँ के युवकों को रोजगार मिलेगा। हरिद्वार में कमल कल्याण आश्रम के महंत कमलानंद महाराज पर धारदार हथियार से हमला हुआ है। सूत्रों के मुताबिक घाट पर कमलानंद महाराज पर उनके ही आश्रम में कार्यरत किसी व्यक्ति ने हमला कर दिया। हमले में महंत को गंभीर चोटें आई हैं। उनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में चल रहा है। आज से 5 जून के बीच हरिद्वार, सहारनपुर, मुरादाबाद रूट पर 10 ट्रेनें कैंसिल रहेंगी। ये बड़ी जानकारी। आपको बता दें कि सहारनपुर से मुरादाबाद ट्रैक पर विभाग को पुल की मरम्मत करनी है। ये ट्रेनें 5 जून तक कैंसिल रहेंगी। ये पुल काफ़ी पुराने हैं, ऐसे में मरम्मत के लिए विभाग ने इस रूट पर 1 से 5 जून तक के लिए मेगा ब्लॉक लिया है और समय मांगा है कि इन दिनों में किसी भी तरह की कोई आवाजाही नहीं होगी। और इसीलिए ये फैसला लिया गया रेलवे विभाग की तरफ से कि इस रूट से जाने वाली जो ट्रेनें हैं उन्हें कैंसिल किया जाए। तो पुल मरम्मत को लेकर ये फैसला लिया गया है। हरिद्वार, सहारनपुर, मुरादाबाद जाने वाली जो ट्रेनें हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं। 1 जून से 5 जून तक ये ट्रेनें कैंसिल रहेंगी और कहा जा रहा है कि पुल मरम्मत के लिए ही ये फैसला जो है लिया गया है। ऐसे में इन दिनों में जिन यात्रियों ने टिकट करवाया है उन यात्रियों को दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि ये पुल काफ़ी पुरानी है और इनके मरम्मत का काम अब शुरू हो जाएगा। इसीलिए ये 5 दिन का वक्त रहेगा, जिसमें ये जो 3 रूटें हैं यानी हरिद्वार, सहारनपुर और मुरादाबाद, यहाँ से आने जाने वाली जो ट्रेनें हैं उन्हें कैंसिल किया गया है। संजय पुंडेर इस वक्त हमारे साथ सहयोगी जुड़ गए हैं इसी खबर पर आगे की जानकारी के लिए। संजय, पुल की मरम्मत होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये पुल जो है जर्जर हालत में है, पुराने हो चुके हैं। लेकिन जो ट्रेनें जिनका टिकट इन दिनों में किया गया है, क्या रूट डाइवर्ट किया गया है या फिर पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है? कैसे दिक्कतें हो रही हैं यहाँ जो यात्री इस रूट से होकर निकलेंगे? देखिए, नहीं तो 1 जून यानी आज से और 5 जून तक तीनों रूट की जो ट्रेन है वो पूरी तरह रद्द रहेगी। कहा जा सकता है कि बीते दिनों से लगातार लोगों को अवगत कराया जा रहा था कि आप इन दिनों का टिकट बुक ना करें। हालांकि रेलवे प्रशासन ने कहा गया है कि इस रूट पे पड़ने वाले करीब 3 से 4 पुल ऐसे हैं जिनकी मरम्मत होनी है। इन्हीं को लेकर यह फैसला लिया गया। हालांकि 4 धाम यात्रा भी है, इसी को लेकर लगातार जो यात्री का दबाव है वो हरिद्वार, सहारनपुर से लगातार देखा जा रहा है। हालांकि इस रोड पर चलने वाली करीब 10 ट्रेनें हैं और 10 की 10 ट्रेनों को 5 दिन के लिए रद्द कर दिया गया है। ऐसे में यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि बीते दिनों से लगातार 4 धाम यात्रा को देखते हुए जो यात्री हैं वो लगातार हरिद्वार, ऋषिकेश और तमाम जगह का रुख कर रहे थे, क्योंकि हरिद्वार को प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो लोग हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो हरिद्वार आना चाहते हैं। ऐसे में जिन यात्रियों ने टिकट बुक किया है उनके लिए तो परेशानी है ही, लेकिन जो और लोग हैं, जो यानी अन्य लोग भी आना चाहते हैं इन 5 दिनों में, उन्हें भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है संजय, आप बने रहिए, एक बार फिर से लौटेंगे, आपके पास आएंगे, आगे की भी खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। उधर गर्मियों की छुट्टियों में धर्मनगरी दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बनी हुई है। दिल्ली एनसीआर से आने वाले जो लोग हैं उनके वीकेंड पर धर्मनगरी वो पहुंच रहे हैं। गंगा स्नान, मंदिरों में दर्शन, जंगल सफारी लोगों को आकर्षित कर रही है। इससे बच्चों का जहां मनोरंजन हो पा रहा है, तो वहीं परिवार के बड़े बुजुर्ग पुण्य लाभ भी ले रहे हैं। गर्मी के दिनों में धर्मनगरी में पूरे दिन भक्तों की भीड़ रहती है। दुकानों पर भी खरीदारों की भीड़ देखी गई है। जैसे कई दुकानें हैं जहां पर अच्छी खासी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भीड़ होने की वजह से व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। तो गंगा स्नान, मंदिरों में दर्शन, जंगल सफारी
ये सभी हो रहा है और खास तौर पर देखा गया है कि दिल्ली एनसीआर से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, जिस तरह से लोगों की संख्या देखी जा रही है धर्म नगरी में, एक तो कोरोना पहले से ही 2 साल रहा, लोग नहीं पहुँच पाए। जाहिर तौर पर यह भी है कि अब जो संख्या लोगों की यहाँ पर पहुँच रही हो काफ़ी ज़्यादा है, 2 साल पहले के मुकाबले और ज़्यादा देखने को मिल रही है। किस तरह की व्यवस्थाएं फिलहाल यहाँ पर तमाम अलग अलग जगहों पर की गई हैं जहाँ लोग घूमने फिरने जा रहे हैं? देखिए नहीं तो आपके याद होगा बीते 2 सालों से लोगों ने अपने घरों में ही जीवन यापन किया है। ऐसे में लोगों का इस बार जो आना जाना है वो काफी भारी मात्रा में हरिद्वार लगा हुआ है। हालांकि बीते दिनों भी हमने देखा है कि सोमवती अमावस्या पर करीब 40 लाख जो तीर्थ यात्री है वो हरिद्वार पहुंचे थे। कहा जा सकता है कि बीते 30 सालों का जो रिकॉर्ड था वो टूट गया था। लेकिन इन दिनों जिस तरह से लगातार बढ़ता दबाव है, ऐसे में प्रशासन द्वारा लगातार व्यवस्थाएं की जा रही है और यात्री भी काफी खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 साल उन्होंने अपने घरों में गुजारे हैं। ऐसे में बच्चों की छुट्टियां भी पड़ गई है, इसको लेकर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कहा जा सकता है यहाँ पर गंगा स्नान भी कर रहे हैं और सफारी का भी, जंगल सफारी का भी आनंद ले रहे हैं। ऐसे में लगातार श्रद्धालुओं से अपील भी की जा रही है कि भले ही कोरोना का ग्राफ कम हो गया हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। हरिद्वार क्षेत्र को, जो मेला क्षेत्र में तमाम जगह बोर्ड लगाए गए हैं कि आप सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क लगा के रखें, लेकिन कहीं ना कहीं आस्था के सामने लोग दिखाई देते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। ऐसे में भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यहाँ का लुत्फ उठा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो बात रही लोगों के घूमने फिरने की कि पर्यटन स्थल पर पहुंच रहे हैं, जंगल सफारी भी पहुंच रहे हैं। लेकिन अगर संजय बात की जाए टूरिज्म की, तो इस बार इकोनॉमिकल ग्रोथ पर कोई असर होता हुआ दिखा है? ये जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है क्या बढ़ा है लोगों के आने की वजह से? बिल्कुल नहीं तो बीते 2 सालों से जो व्यापारी वर्ग था वो भी अपने कामकाज को लेकर काफी परेशान था, क्योंकि उन्हें घर चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसे में इस बार 4 धाम यात्रा भी शुरू हुई है, तो लोगों घर से बाहर निकले हैं। जो व्यापारी लोग हैं वो भी काफी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रोजगार है वो पटरी पर लौट आया है और 4 धाम यात्रा के चलते ही जो व्यापारियों के चेहरे हैं वो खिल उठे हैं। ऐसे में समय समय पे जो स्नान है, समय समय पे जो हरिद्वार आते हैं लोग, वो काफी खुश दिख रहे हैं, क्योंकि व्यापारियों के साथ साथ जो आने वाले तीर्थ यात्री है वो भी भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं, जिससे उनके व्यापार में काफी वृद्धि हो रही है। नीतू, ठीक है संजय, आप बने रहिए, फिर से लौटेंगे आपके पास, क्योंकि अगली भी अहम खबर जिसकी जानकारी हम आपसे लेंगे। दरअसल आपको बता दें कि हरिद्वार में लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का 297वें जन्मोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मदन कौशिक ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने ये भी कहा कि लोक माता ने राष्ट्र और धर्म के लिए सराहनीय काम किया है। लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष से प्रशासनिक भवन का नाम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखने की मांग की है। तो अहिल्याबाई होलकर का 297वें जन्मोत्सव मनाया गया। भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे, श्रद्धालु पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष भी यहां पर पहुंचे थे। कि कहीं ना कहीं जो धनगर समाज था वो अब जाग चुका है और जागने के साथ साथ अपनी जो मूलभूत जो उनकी समस्याएं थी वो उनको कहीं ना कहीं उजागर करके धनगर का जो मैटर रहा है उसको कहीं ना कहीं उजागर करके और हम प्रमाण पत्र की लड़ाई बहुत जोर शोर के साथ लड़ेंगे। हमारा धनगर समाज है, उसके सानिध्य में मनाया गया, उजाने का अवसर मिला और जिस प्रकार का उत्साह नौजवानों में है, निश्चित रूप से वो सब एक रूप से लोक माता अहिल्याबाई होलकर के जीवन से प्रेरित होकर समाज के बीच में अच्छा काम करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ का जो नौजवान समाज है उसने भी कहीं ना कहीं शिक्षा के क्षेत्र में और अच्छा बच्चों को आगे बढ़ाने का जो संकल्प लिया है वो उसमें निश्चित रूप से समाज लाभान्वित होगा। तो प्रदेश अध्यक्ष को आप सुन रहे थे, संजय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, अहिल्याबाई माता जिनका जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया, क्या कुछ खास इस बार जन्मोत्सव में देखने को मिला? देखिए आपको बता दें नीतू, माता अहिल्याबाई होलकर का जन्मोत्सव धर्मनगरी हरिद्वार में बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। हालांकि जगह जगह पे कार्यक्रम देखे गए, तो ऐसे में हरिद्वार के इमली खेड़ा में भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पहुंचे, जहां पर समाज के लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। और कहा जा सकता है कि समाज के लोगों ने ही उन्हें कहा है कि प्रशासनिक भवन का नाम है जो अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाए और तमाम हितों के लिए जो धनगर समाज के लोग हैं उनके लिए यहाँ पर चर्चा की गई है।
हालांकि मदन कौशिक ने कहा है कि उन्हें आश्वासन दिया है कि कोई सार्वजनिक स्थान पर एक मूर्ति भी स्थापित की जाएगी और प्रशासनिक भवन का अहिल्याबाई होलकर नाम भी रखा जाएगा। नीतू, ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इन सभी खबरों की जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए आज से खुल रही है। पर्यटकों का इंतजार अब खत्म हुआ है और अब वो फूलों की घाटी का दीदार कर सकेंगे। रोज तकरीबन 400 से 500 लोगों को अंदर जाने की इजाजत होगी। बता दें कि अंदर जाने के लिए 150 रुपए का टिकट लेना होगा, जबकि 12 साल से छोटे बच्चों का कोई भी टिकट नहीं लगेगा। देश की सरहद से लगता हुआ गांव माणा इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां पर एक वाटरफॉल वसुधारा है। यात्री यहां पहुंच इस वाटरफॉल की खूबसूरती को एकटक निहार रहे हैं। 400 फीट की ऊंचाई से गिर रहे इस झरने की खूबसूरती सम्मोहित करने वाली है। पूरी वसुधारा घाटी इन दिनों यात्रियों से गुलजार हो चुकी है। स्कंद पुराण में भी इस वाटरफॉल का जिक्र किया गया। कहा गया है कि इस वाटरफॉल का एक बूंद मात्र भी पड़ने से मनुष्य की सारी परेशानियां मिट जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। 4 धाम यात्रा रजिस्ट्रेशन हरिद्वार में नहीं होने से पर्यटकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसे लेकर पर्यटन कारोबारियों और यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। कारोबारियों ने अपना दर्द बयां करते हुए हरिद्वार की जगह रजिस्ट्रेशन ऋषिकेश से हो रहा है, ऐसे में उनकी रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, इसको बयां किया उन्होंने। केवल कारोबारी ही नहीं, 4 धाम यात्रा के लिए विदेश के कोने कोने से आने वाले यात्रियों को भी खासी परेशानी हो रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनवाएंगे। यहाँ पे जो इन्होंने पंजीकरण का ये ऑफिस खोल रखा है, यहाँ पे बैठे कर्मचारी इन लोगों को कहते हैं ऋषिकेश चले जाओ। ऋषिकेश क्यों चले जाओ जब पंजीकरण कार्यालय यहाँ खोला हुआ है, तो यहाँ भी तो पंजीकरण हो सकते हैं। यहाँ नहीं कर रहे। हमारे हरिद्वार का सारा व्यापार ये ऋषिकेश कन्वर्ट करते जा रहे हैं। ये हमारे हजारों ड्राइवर, हमारे ट्रैवल एजेंट, ट्रांसपोर्टर, टैक्सी वाले भाई, सारे आप लोगों के देखो कि क्या बुरा हाल है। यात्री आके रो रो के वापस चला गया, उनको कोई पंजीकरण नहीं मिल रहा, यात्रा में जाने की सुविधा नहीं मिल रही है। हमारी मांग है कि ये पंजीकरण व्यवस्था है ये ख़त्म होनी चाहिए। ये आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि 2022 में इनको पंजीकरण की व्यवस्था हुई। पहले से इतने सालों से यात्रा चली आ रही है, इसमें क्या पहले यात्रा जो व्यवस्थित नहीं थी? लोग आते थे, अच्छे 4 धाम यात्रा करते थे, सकुशल तरीके से अपने घर जाते थे। सरकार का उद्देश्य है कि हरिद्वार का जितना भी बिजनेस है उसे चौपट करके किसी भी तरीके से ऋषिकेश ले जाया जाए। ना तो कोई प्रशासन हमारी सूद ले रहा है, ना किसी प्रकार का हमसे कोई बातचीत कर रहा है। हम जब भी आते हैं कि हाँ आज पंजीयन चालू है, कल पंजीयन चालू है, लाइन में लगने के आने के बाद यहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। कबूतर उड़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है हमें। महाराष्ट्र से अकोला से आए हम, 4-5 दिन हो गए यहाँ खड़े हैं। पंजीकरण करवाने आए हैं, बोलते पंजीकरण नहीं होगा, पैक है बोलते ऊपर, तुमको जाना है तो जाओ, रुकना है तो रुको। ऐसी बात चालू है। अभी 4-5 दिन से पैसे भी खलास होते हुए जा रहे हैं, हम वापस जाने में और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही।